तो ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस आई है, इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसमें एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमारी बैंक्स क्या करती हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट को लेटर भेजती है, रजिस्टर रेडी, और वो रजिस्टर रेडी लेटर कई बार डिलीवर नहीं होता है, वापस आ जाता है वो, क्योंकि जो तुम्हारा अकाउंट होल्डर होता है वो वहाँ पे रहता ही नहीं है, कहीं और जाता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस आई है जनवरी 24 में, उसमें वो क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा कोई लेटर वापस आता है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये वापस आ गया, आपको इंक्वायरी करनी है। आगे ये नहीं कहा है, लेकिन ये इंक्वायरी करनी है। यू हैव टू सेटिस्फाई दैट द लेटर इज रियली नॉट डिलीवर्ड एंड द मैन इज नॉट अवेलेबल देयर। कुछ साल पहले हम लोग ये करते थे कि लेटर भेज दिए हमने, तो रिजर्व बैंक भी चुप बैठी थी। दैट चेंजिंग, दीज आर सटल चेंजेस विच आर कमिंग अप। तो अगर एड्रेस भी नहीं मिलता है तो आपको उसके एविडेंसेस रखने पड़ते हैं कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई रचना आपके बैंक में आपने की नहीं होगी। याद रखिए, सेक्शन 56, सेक्शन 19, सेक्शन 23, ये 3 सेक्शन BR एक्ट के, इसके अंडर ये सर्कुलर इशू किया गया है। योर फेलियर टू कंप्लाई विद दिस कैन अट्रैक्ट पेनल्टीज। दूसरी एक चीज़ जो उन्होंने कही, वो ज़्यादा डिस्कस करने वाली नहीं है, वो भी 1 जनवरी 2024 को दी थी उन्होंने। वो बल्क डिपॉजिट के बारे में उन्होंने डेफिनेशन दे दिया था कि भाई T3 और T4 की बैंक्स जो है वो बल्क डिपॉजिट की व्याख्या 1 करोड़ की कर सकती है, और बाकी T1 और T2 के जो बैंक्स है वो बल्क डिपॉजिट की व्याख्या 15 लाख तक कर सकती है। ये क्यों बल्क डिपॉजिट की व्याख्या क्यों इम्पोर्टेंट है? You are allowed to negotiate the rates which you are offering apart from the card rate on these deposits. हम लोग ये नहीं करते हैं, हमें करना चाहिए। यहाँ पे अमित शाह जी कहते हैं कि अगले 5 साल में हमें 100% ग्रोथ चाहिए। जैसे अभी लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि हमारे 6 लाख करोड़ के डिपॉजिट से हमें उसको दुगना करना है। इसका मतलब ये है 12 लाख करोड़ करना है। इसका मतलब ये है कि साल में हमें ग्रोथ 20% करनी है। हम कितना ग्रो हो रहे हैं? 2%, 3%, 5%, सिंगल डिजिट। सो दैट्स वेयर वी ऑल हैव टू वर्क इन टर्म्स ऑफ द बल्क डिपॉजिट। दिस हैज़ कम एंड रिजर्व बैंक ने और एक अच्छा सर्कुलर किया, जिसके लिए मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो हमारी है, उन्होंने एक आर्म ट्विस्टिंग नोटिफिकेशन जारी किया दिसंबर 23 में, आप सबको याद होगा। वो नोटिफिकेशन क्या था कि भाई T3 और T4 की जितनी भी बैंक्स हैं उन सबको शेड्यूल स्टेटस देने की प्रक्रिया रिजर्व बैंक चालू करने वाली है। इट वॉज अ नोटिफिकेशन गिवन। रिजर्व बैंक बहुत भड़क गई थी उसके ऊपर। हाउ समथिंग विच इज एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कैन नोटिफाई दैट। दैट वॉज देयर फर्स्ट ऑब्जेक्शन। लेकिन मिनिस्ट्री ने कहा है कि शेड्यूल स्टेटस देना आपका काम है। हमने क्या किया है? हमने इतना ही किया है कि T3 और T4 को हम लोग शेड्यूल स्टेटस जल्दी देने वाले हैं। ये होने के बाद में क्या होता है कि 17 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सर्कुलर निकालती है कि भाई किसी T3 का कौन सी ऐसी T3 और T4 की बैंक्स है जिनको शेड्यूल स्टेटस दिया जा सकता है। तो जो मिनिमम डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया था वो वैसा ही उन्होंने रखा है, कंसिस्टेंटली 2 साल FSW में होना, और जो CRAR होगा, जिस बैंक को शेड्यूल स्टेटस लेना है, जो CRAR होगा वो कंसिस्टेंटली 2 साल 3% अबव दी रिकॉग्नाइज्ड CRAR नॉर्म। मान के चलो कि 9% का CRAR का रिकॉग्नाइज नॉर्म है, हालांकि 2026 में वो 12% हो रहा है। 2 साल कंसिस्टेंटली आपका अगर CRAR 3% ऊपर होगा तो आपको ये देखना है। ये दिस इज इनसाइड द सर्कुलर। हम लोग क्या करते हैं, वो सर्कुलर पढ़े बगैर अप्लाई कर देते हैं, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डजंट पे एनी अटेंशन टू इट। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसमें एक पुराना उनका वर्ड है
कि भाई हम आपको शेड्यूल स्टेटस उसी वक्त देंगे जब हमें रेगुलेटरी कंफर्ट होगा। अब ये रेगुलेटरी कंफर्ट का जो वर्ड है वो उन्होंने चेंज किया। वो चेंज किया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ रेगुलेटरी कंफर्ट दे आर सेइंग दैट इट इज देयर शुड बी नो सुपरवाइजरी कंसर्न। अब ये क्यों आया सुपरवाइजरी कंसर्न? रिजर्व बैंक आप जानते हैं डिपार्टमेंट अलग कर दी, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन अलग हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन अलग से हो गया। तो ये जो तुम्हारा सुपरविजन करने वाला डिपार्टमेंट है उसको कोई आपके बारे में कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आप सब पूरा करने के बावजूद भी अगर सुपरवाइजरी कंसर्न है आपको शेड्यूल स्टेटस नकारा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन रिफ्यूज दैट। देयर इज वन मोर सर्कुलर विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट and from the point of view of transparency, the Reserve Bank of India has stated circular is supposed to have been implemented from October 24 itself. Circular says that there has to be a key fact statement. आपके बैंक में अगर ये की फैक्ट स्टेटमेंट आप इम्प्लीमेंट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते हो, अक्टूबर के बाद में जितने भी आपने लोन्स सैंक्शन किए हुए स्पेशली एमएसएमई को, तुम्हारे जो गोल्ड लोन, एफडी लोन और ये लोन है इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होने वाले जो लोन्स है और एमएसएमई के जो लोन्स है उसमें अगर आपका की फैक्ट स्टेटमेंट नहीं है सो दैट विल बी ट्रीटेड एज वायोलेशन। व्हाट इज दिस की फैक्ट स्टेटमेंट? आप जानते होंगे कि कई इंश्योरेंस कंपनियां ऐसा करती है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको फ्री लुकअप पीरियड दिया जाता है कि आपने पॉलिसी ले लिया, 10 लाख का ले लिया, 1 करोड़ का ले लिया, जो भी कोई पॉलिसी होगा, 28 इंश्योरेंस कंपनी है, ये पॉलिसी लेने के बाद में उसकी टर्म्स आपके पास आती है। वो टर्म्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये टर्म्स मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, वजह कुछ भी हो, तो आप वो पॉलिसी रिटर्न करते हैं और आपको प्रीमियम वापस मिल जाता है, डिडक्शन विथ ऑफ सम चार्जेस। जो प्रीमियम आप भरते हैं आपको वो पॉलिसी आप कैंसिल कर सकते हैं विथ मिनिमम चार्जेस, फ्री लुक पीरियड। द कंसेप्ट ऑफ की फैक्ट स्टेटमेंट हैज एमिनेटेड फ्रॉम दैट। उससे ये कंसेप्ट निकला है। ये क्या कंसेप्ट कहता है कि भाई तुम्हारा जो बोरोवर है, जो भी एलिजिबल बोरोवर, जो टर्म्स उन्होंने दिए हैं, वो बोरोवर को आपको कम से कम 3 दिन पहले की फैक्ट स्टेटमेंट देना है। क्या है की फैक्ट स्टेटमेंट? लोन का क्वांटम क्या है, टर्म्स क्या है, रीपेमेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ईएमआई क्या होगा, फलाना क्या होगा, सिक्योरिटी क्या होगी, चार्जेस क्या होंगे, हम एआरसी को बेच सकते हैं नहीं बेच सकते, गिवन फॉर्मेट यू कैन ऐड ऑन दैट। 25 साल पहले मैं जिस पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करता था, 25 नहीं शायद 30 साल पहले, तो उस बैंक में मेमोरेंडम ऑफ लोन करके एक स्टेटमेंट हुआ करता था। क्योंकि मैंने रूरल में काम किया है, मैंने सेमी अर्बन में काम किया है, मैंने सब जगह काम किया है। तो रूरल में क्या होता था, तुम्हारे जो बोरोर्स आते थे गवर्नमेंट स्कीम के, वो अनपढ़ होते थे, अंगूठा छाप होते थे। तो तुम क्या करते थे, वो सब जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर अंगूठा लेके उसका पे ऑर्डर निकाल दो, या फिर अगर उसको कोई एनिमल लेना है या कुछ लेना है तो पैसे आप छोड़ते थे। तो ये जो मेमोरेंडम होता था, वो मेमोरेंडम पे आप एक अंगूठा लेते थे और फिर एक पढ़े लिखे इंसान से आप विटनेस लेते थे कि ये जो इसने अंगूठा जहाँ जहाँ लगाया है ये हमने उसको अच्छी तरह से उसकी मातृभाषा में समझाया है। सो ही हैज प्लेस्ड हिज सम ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दैट। Key fact statement is an improved version where under not at the time of disbursement, 3 days prior to disbursement, you have to give him this key fact statement, obtain his signature, obtain his consent that he has understood all the documents, all the terms, all the EMI repayment schedule, all the rate of interest that you are going to charge, all the service charges he understood. Format has been given in the circular. I am sure not many banks have done this. अब कम से कम एक तो करो। 1 अक्टूबर के बाद ये सर्कुलर अप्लाई होने वाला है। 1 अक्टूबर के बाद आपकी जितनी भी नए लोन है उन सब का की फैक्ट स्टेटमेंट आप लेके तो रख दो। कितने होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे, यू कैन डू दिस। एलिजिबिलिटी है उसमें, आपको एफडी और गोल्ड लोन के लिए नहीं लेना है। तो जो लिमिटेड लोन्स है उसके लिए आप लेके रखो, यू कैन अवॉइड अ सीरियस वायलेशन।
अभी बात ऐसी है ना कि अभी कई जगह पे रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन दिसंबर में जब हुए, उन्होंने ये पॉइंट पकड़ा ही नहीं है, लेकिन ये सर्कुलर है, ये कभी भी आपको अलग तरीके से हिट कर सकता है। दूसरा एक सर्कुलर उन्होंने निकाला फेयर प्रैक्टिसेस कोड का, वो भी उन्होंने निकाला 29 अप्रैल को, बीच में 2 महीने कुछ नहीं किया। 29 अप्रैल को उन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस कोड का एक सर्कुलर निकाला। उन्होंने ये किया कि तुम्हारा इंटरेस्ट एप्लीकेशन की जो प्रिंसिपल्स है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। कई बैंक ऐसे थे कि बोरोर को लोन देने के बाद में उसको पे ऑर्डर दे दिया या डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट कब से चार्ज करते थे? जिस दिन उसके हाथ में पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। रिजर्व बैंक का कहना ऐसा है कि द डेट ऑन विच दिस पे ऑर्डर इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फ्रॉम दैट डेट द इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। कई बार हम लोग सैंक्शन लेटर देने के बाद में उसको लोन अकाउंट खोल के उसको डेबिट इंटरेस्ट मारना चालू, छोटी बैंकें ऐसा करती थी। जितनी भी बैंक्स बड़ी हैं उनकी यहाँ पे सिस्टम अलग है, उनके यहाँ पे सॉफ्टवेयर अच्छा होता है, लेकिन कई बैंकों में ये होता है, इसलिए उन्होंने फेयर प्रैक्टिसेस कोड का उन्होंने सर्कुलर निकाला है। और एक सर्कुलर उन्होंने निकाला है जो हम में से किसी ने पढ़ा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। दिस इज़ माई गारंटी। अगर कोई है यहाँ पे बंदा ये सर्कुलर पढ़ा हुआ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ये सर्कुलर है गाइडेंस नोट ऑन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस, 30 अप्रैल 2024 का 50 पन्ने का सर्कुलर है। ये गाइडेंस नोट है, उसकी एप्लीकेबिलिटी आप पढ़ो। ये एप्लीकेबिलिटी हालांकि T1 T2 को नहीं है, लेकिन T1 T2 को आगे जाके आएगी। अगर आप T3 में है तो आपको ये पढ़ना है और उसमें सिस्टम आपको बिठाना है। अभी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जुलाई 15 को एक सर्कुलर आया है। दैट इज़ अ डिटेल, आई मीन आई कैन कीप ऑन टॉकिंग ऑन दैट, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट दैट सर्कुलर इज। दूसरा और एक आपका गला घोटने का काम रिजर्व बैंक ने फिर से आपको रिमाइंड करके किया है। सॉरी, अगर मैं गला घोटने का काम करता हूँ तो उसकी वजह ये है कि हम में से कई लोग उसमें सफोकेट महसूस कर रहे हैं। वो क्या सर्कुलर है कि भाई तुम्हारे जो छोटे लोन होंगे ना वो 25 तक 40% होना चाहिए और 26 तक 50% होना चाहिए। हम सबको लगा था कि ये रिजर्व बैंक भूल गई है। ये छोटा सर्कुलर है जुलाई 25 का, एक पन्ने का छोड़ दिया। इसका सवाल कब आएगा? मार्च 25 की आपकी जब बैलेंस शीट फाइनल होगी तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका परसेंटेज क्या बैठता है। हालांकि मुझे खुद को ये लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर दिया है उसमें थोड़ा सा लीवरेज आपको देंगी नहीं देंगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि नैफकब ने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत रिप्रेजेंटेशन किए हैं एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ नॉट लिसनिंग टू दिस। They are continuing their policy stance on this. जुलाई महीना हमारे लिए बहुत ही ख़राब था। ये सब जुलाई के सर्कुलर से, और जुलाई में ही एक बहुत बढ़िया सर्कुलर आया है जिसका हमें डर बैठा है, जिसके बारे में मैं अलग से बात करूँगा। दैट इज़ PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। साफ निकाल के PCA का सर्कुलर उन्होंने लाया। और एक सर्कुलर लाया मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, जुलाई 24 का। इस T1 T2 को अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन T3 T4 बैंक्स जो है उनको अप्लीकेबल है। हम लोग इसको टालते थे, कमर्शियल बैंकों में ये 20 साल से है। देयर इज अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कमिटी एंड द होल प्रोसेस हैज बीन डिफाइंड बाय रिजर्व। वेरी ब्यूटीफुल सर्कुलर एक्सप्लेन्ड in nutshell that it is one of the best draft where there is no other interpretation. So this is one more circular. If you are in T3 and T4, have a look. Even if you are in T1 and T2, you can make use of it. Reserve Bank doesn't stop you from using that. दूसरा एक सर्कुलर जो आया था, हम 100 साल से रिजर्व अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चला रहे हैं और हम लोग बैंक का जो बिजनेस साइकिल होता है वो ऐसे होता है हमेशा
क्योंकि ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन अगर है इसी तुम्हारा तो गए तुम। तो कभी बिजनेस अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो तुम्हारे पुराने डायरेक्टर्स ने ये सोच के रखा था कि हम लोग जब बुरे दिन आएंगे तब हमारे मेंबर्स को डिविडेंड देने के लिए हम लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड निकालते थे, और जो साल में लॉस होता था वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से कुछ ना कुछ डिविडेंड हम मेंबर्स को देते थे। और जब से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 आया है, जब से ये 2021 का प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन वेरी क्रिटिकल ऑन दीज एस्पेक्ट्स। वो ये कहते हैं कि तुम्हारा ये जो DEF है ना, ये आप ऐसे रख नहीं सकते हो, आपको इसको जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। एंड देन देयर इज़ वन सेंटेंस कि यू आर एलिजिबल टू कंसिडर दिस क्वांटम फॉर कंपटीशन ऑफ T1 कैपिटल, टायर 1 कैपिटल। और उसमें एक डिफ़िकल्ट बात है, वो बात ऐसी है कि हमने तो बोल दिया आपको जनरल रिजर्व में डालने के लिए, लेकिन देयर इज़ वन सेंटेंस, अगर तुम्हारे स्टेट कोऑपरेटिव लॉ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड करने के लिए कोई प्रावधान है, कोई प्रोविजन है, तो वो भी आपको फॉलो करना है। जहाँ तक महाराष्ट्र स्टेट का सवाल है या फिर मल्टी स्टेट बैंक का सवाल है, उनके लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। मुझे मालूम नहीं गुजरात, कर्नाटक और हैदराबाद में क्या सिचुएशन है। अगर स्टेट लॉ में डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड करने का कंपल्शन है with the appropriation under P&L appropriation, you have to follow that. It would mean that you are violating this particular circular. The option is quote the provision, write to Reserve Bank of India and let them advise you. मैं आपको एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि इस दुनिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और ये जो कानून है, ये इंटरप्रेट करने वाला कोई बंदा है ही नहीं। एक ही बंदा है और वो है सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम्हें कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी सलाहकार आपको कुछ भी कहे, आपको सुनना सिर्फ रिजर्व बैंक का है। आपके पास ऑप्शन अभी नया क्या डेवलप हुआ है, आपके पास SSM आ गया है, सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर। मेक यूज ऑफ हिज ऑफिसेस, because normally SSM is appointed for a period of 2 or 3 years, unless things aren't bad, they continue for even 1 more year as well. दूसरा एक बहुत बढ़िया सर्कुलर आया है, वो है BDDR और BDDF के बारे में। ये सर्कुलर ऐसा है कि मैं इसके ऊपर 1-1.5 घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, लेकिन मेरे 2 वीडियो इस विषय में है, आप जाके YouTube चैनल पे देख लीजिएगा। कुछ सवाल है तो पूछ लीजिएगा। इट्स ओनली अ करेक्शन ऑफ एरर विच एग्जिस्टेड इन द सेक्टर। उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि रिवर्सल फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर बैंक्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू अप्रोप्रिएट फंड्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बहुत बड़ी बैंक्स ये प्रॉब्लम इसमें फेस कर रही है। आई डो नॉट नो व्हाट हैपन्स, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ये है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि BDDR और BDDF के बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है वो ये कहता है कि आप जब नेट प्रॉफिट कंप्यूट करोगे तो आपका जितना भी एक्सपेंसेस और प्रोविजन है वो डेबिट डाल के आपको नेट प्रॉफिट अराइव करना है। और इसमें इनकम रिकग्निशन करने के लिए जो NPA पे प्रोविज़न होता है, वो NPA का प्रोविज़न आपको सीधा पूरा P&L को डेबिट डालना है। रिक्वायर्ड प्रोविज़न हैज़ टू बी डेबिटेड टू P&L। हमारे बैंक्स बहुत होशियार थे। 10 करोड़ का प्रोविज़न आ गया, रिक्वायर्ड प्रोविज़न, तो वो क्या करते थे, 8 करोड़ का P&L को डेबिट डाला, 2 करोड़ का अप्रोप्रिएशन में से 10 करोड़ पूरा किया, और फिर वो उसके ऊपर नेट NPA कंप्यूट करते थे, क्योंकि उनको मेंबर का इंटरेस्ट भी देखना है ना। बैंक लॉस में लाने से कोई मतलब ही नहीं है। रिजर्व बैंक ने 3-4 साल इसको इग्नोर किया, और अब ये कहते हैं कि हियर आफ्टर वी विल नॉट टॉलरेट दिस, सो यू विल हैव टू फॉर March 25 यू विल हैव टू पास दिस अकाउंटिंग इंटरेस्ट, इज व्हाट दे आर सेइंग। गोल्ड लोन्स के बारे में
जो अनियमितता है, जो इरेगुलेटर्स है, उसके बारे में एक सर्कुलर उन्होंने दिया है। और उसमें बाकी तो सब ठीक है, सिस्टम वगैरह सब ठीक है। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मुझे लगती है कि आपको इस्टेब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट यानी तकलीफ़ वाली बात है, वो है एंड ड्यूज़। दे आर सेइंग दैट इवन फॉर द गोल्ड लोन्स एंड ड्यूज़ हैज़ टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो उसके ऊपर आपको सोचना है। केवाईसी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और एक सर्कुलर हमेशा हमें आता है, हम लोग उसमें सब सेक्शन में आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 51 ऑफ UAPA, ब्लॉकिंग ऑफ नेम्स। जो यूनाइटेड नेशन से लिस्ट आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कर दिया, उसको ये कर दिया। आपके बैंक में वो सिस्टम होना चाहिए जिससे आप रिजर्व बैंक को प्रूव कर सको कि हमारे सिस्टम में ये जो नाम आपने बताए हैं, ये नाम सिस्टम में ओपन ही नहीं हो सकते किसी भी बंदे की गलती से। सो ट्राई टू मेक यूज ऑफ अ सिस्टम वेयर दीज नेम्स are not allowed to open in the system itself at the branch level. CBS में you can have those utilities. If your software vendor has not given the utility, you can do that. You can ask him to give कि ये जो नाम है, ये नाम हमारे किसी भी ब्रांच में इस नाम का कोई अकाउंट खुलना ही नहीं चाहिए, because that will ensure compliance to the instructions given by the United Nations via separately constituted Financial Action Task Force. FATF का इंडिया एज अ कंट्री कंप्लायंस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत सिंसियरली काम उसमें करते हैं। FATF के कंप्लायंस में अगर उन्होंने गैप्स अगर देखी, दे पुट द कंट्रीज इनटू अ ग्रे लिस्ट। आप जानते होंगे कुछ साल पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, उनको IMF से पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारी सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन दैट इज़ द क्रिटिकल एरिया ऑफ कंप्लायंस वेयर इफ़ यू फेल टू प्रूव that you are following a system related norms on this, you will have to establish that, prove that. So this is what has happened during the year. आप जानते होंगे, मैं थोड़ा PCA के बारे में बात करूंगा, prompt corrective action के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, थोड़ी करूंगा। I would like to give more time to questions. 2009 में एक इंटरनल डिसीजन हुआ था रिजर्व बैंक का, और तब तक आप सबको याद होगा कैमल्स रेटिंग, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, लिक्विडिटी वगैरह वगैरह, ये पाँच छः नाम थे। कैमल्स रेटिंग पे बैंक का रेटिंग होता था। वो कैमल्स रेटिंग को 2012 में उन्होंने सस्पेंड कर दिया इन द सेंस दे वर यूजिंग इट, बट इंटरनली दे माइग्रेटेड टू अ सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क इन 2012। वो 2012 में सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क पे गए, फिर 2014 में फिर से वो रिव्यू किया, 2020 में रिव्यू किया, 2024 में, 20 और 24 के बीच में क्या हुआ, Reserve Bank wanted to replace the supervisory action framework with prompt corrective action, and which they implemented in August 2024 with a signal that this will be implemented from 1st April 2025. अभी इसमें सुख की बात है और दुख की भी बात है। सुख की बात क्या है कि इसमें T1 वाले कोई बंदे आएंगे नहीं, और the smaller banks are not covered. ये सुख की बात है। दुख की बात क्या है? दुख की बात ये है कि अगर T1 वाली बैंक SAF में है, उनके ऊपर रिगरस कंट्रोल, रिगरस सुपरविजन होगा। तो SAF for smaller bank was a preferred option rather than this vigorous follow-up. SAF के टर्म्स इवॉल्व होते गए, जैसे कि 2012 में जब SAF इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने कहा कि ये जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक, CRAR 9% के नीचे है, 2 साल कंटिन्यूस लॉसेस है, ग्रॉस NPA 10% के ऊपर है, 30% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर हेल्ड बाय 20% ऑफ द कस्टमर्स। अब रिजर्व बैंक में की इंस्पेक्शन रिपोर्ट में एक कॉलम होता था, क्यों होता था? There was a concentration risk even in the deposits as well.
और CD रेशो 70% के ऊपर। एक ज़माना था कि हम लोग CD रेशो हेल्दी है, 75% है, हेल्दी है। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। 2012 में रिजर्व बैंक ने ये कह दिया कि भाई दीज वर द टर्म्स, इफ यू आर वायलेटिंग यू विल बी अंडर SAF। आसान तरीका था, नया था। रिजर्व बैंक ने देखा कि यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ। 2014 में उन्होंने दूसरा एक सर्कुलर निकाल दिया। वो 14 में जो सर्कुलर निकाला उसमें उन्होंने CD रेशो सेम रखा, ग्रॉस NPA सेम रखा, और वो CRAR और लॉसेस का जो डेफिनेशन है वो मेंटेन करके रहे। को रिव्यू करने के बाद भी मॉडिफिकेशन वो नहीं लाए। पहली बार उन्होंने मॉडिफिकेशन लाया 2020 में। दे माइग्रेटेड स्ट्रेटवे टू अदर ट्रिगर्स। क्या ट्रिगर्स है? एसेट क्वालिटी, ग्रॉस NPA ड्रॉप कर दिया एज अ supervisory action framework. So you will find now there is a bank in Mumbai with a 20,000 crore business, gross NPA 18%, net NPA 0. क्यों हुआ? ये 2020 के कंडीशन से हुआ। ग्रॉस NPA कंडीशन उन्होंने उस वक्त निकाल दी और वो ये कहने लगे कि नेट NPA तुम्हारे 6% के नीचे होने चाहिए। और पहली बार उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे नेट NPA 6% का, बाद में उन्होंने 5% कर दिया बैंक टू बैंक। अगर आपके नेट NPA 5% के ऊपर है तो आपको डिविडेंड पेमेंट की परमिशन नहीं देते थे। वो डिविडेंड के लिए आपको उनके पास जाना पड़ता था। और 2020 में जो लाया उन्होंने उसके बाद में वो SAF में कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डालना शुरू कर दिए। ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत पागलों जैसे थे। जो बैंक फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में है उसको अगर आप कमर्शियल बैंक के रेट पे या डिपॉजिट या एडवांसेस करने के लिए बोलोगे, वो बैंक बाहर कभी निकलेगा नहीं। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। लेकिन एक चीज़ अच्छी थी ये SAF के बारे में, मेरा ये खुद का मानना है, इट्स माय पर्सनल व्यू। ये जो SAF जो था ना, ये मामला बड़ा सब्जेक्टिव था। इट वॉज वेरी सब्जेक्टिव। आपकी बैंक अगर SAF में है तो आप रिव्यू एक्शन ये करके सब्जेक्टिवली रिजर्व बैंक को कन्विंस करके तुम्हारे ऊपर आने वाले सीरियस एक्शन से ना उसको पोस्टपोन कर सकते थे। इसीलिए आप देखोगे कि कई बैंक पिछले 7-8 साल से SAF में चल रहे, घसीट रहे हैं। दैट्स वेयर दी prompt corrective action is more serious than SAF. उनका फोकस prompt corrective action में 3 चीज़ों पे है सिर्फ। एक तुम्हारा CRAR, दूसरा तुम्हारा एसेट क्वालिटी और तीसरा तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्रिगर्स दिए हैं। अगर तुम्हारा CRAR 9 के नीचे आ गया तो हम ये करेंगे, 4.5 के नीचे आ गया तो ये करेंगे, लॉस हो गया तो ये करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? आपके डिजीज डिफाइन कर दिए, आपके डिजीज डिफाइन कर दिए। तो ये डिफाइंड डिजीज में नेट NPA अगर तुम्हारा सर्टन % के ऊपर जाता है, 6% के ऊपर जाता है, तो स्पेसिफाइड द एक्शन। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं, 6 पन्ने का सर्कुलर है, ये हुआ तो ये होगा, ये गुनाह हुआ है, उसकी शिक्षा, उसकी पनिशमेंट ये है। और ये सब होने के बाद में सबसे बुरी चीज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या हुई है कि भाई रिजर्व बैंक का बंदा आएगा, हमारे बुक्स इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में SAF में है या क्या है वो डिसाइड होगा। अब वो ऐसा नहीं है। BR एक्ट में चेंज होने के बाद में क्या हुआ? आपको आपके फाइनेंशियल रिटर्न 30 जून के पहले पब्लिश करने हैं, बराबर है? The moment you publish the audited financial returns, और ये फाइनेंशियल रिटर्न में अगर ये ट्रिगर आता है, कोई भी एक ट्रिगर आता है, रिजर्व बैंक बिना पूछे आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लेके आएगा। अब आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में लेके आएगा तो बैंक टू बैंक डिसीजन वेरी होंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के जो कंसल्टेटिव गाइडलाइंस होंगे
It will depend upon the rot that the bank has entered. डायबिटीज 400 के पार गया है या 600 के पार गया है, तुम्हारा एनपीए यानी डायबिटीज है, तुम्हारा एनपीए यानी डायबिटीज है। तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम एक्शन नहीं लेते हो, इसलिए एनपीए बढ़ रहा है, इसलिए डायबिटीज बढ़ रहा है। तो जितना डायबिटीज बढ़ेगा, जितने एनपीए बढ़ेंगे, यू विल फेस द म्यूजिक। लेकिन एनपीए के बारे में मेरा ये पक्का मानना है कि देयर आर सेवरल बैंक्स हु हैव कम आउट ऑफ सैफ। अगर आप सैफ में हो तो आपको सबसे बड़ी चीज ये करनी है कि आपको 31 मार्च के पहले सैफ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि सैफ अगर आपका चल रहा है एग्जिस्टिंग टर्म पे, पुराने सर्कुलर पे, पुराने लेटर पे, तो वो बैंक टू बैंक रिव्यू करके या तो आपको बाहर निकालेंगे या फिर पीसीए में डालेंगे। और पीसीए में सबसे बुरी चीज़ क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत बढ़ने वाला है। आपको हर चीज़ में प्लान करना है, आपको हर चीज़ में रिजल्ट देने हैं, आपको हर चीज़ में एक्शन प्लान करना है, रिव्यू देना है, डेटा देना है, इंफॉर्मेशन देनी है। सैफ में से आपको मालूम है आपके नंबर अच्छे हो गए हैं, लेकिन आपको अगले इंस्पेक्शन के लिए वेट करना पड़ता है सैफ से बाहर आने के लिए। पीसीए में उन्होंने बाहर आने का तरीका डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन किया है उन्होंने पीसीए के बारे में? कि अगर आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स 4 क्वार्टर विद इन द नॉर्म्स है और 4 में से 1 क्वार्टर का अगर आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है तो आपको वो बाहर निकालेंगे। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारी जो क्वार्टरली बैलेंस शीट है, क्वार्टरली P&L अकाउंट है, पे अटेंशन टू इट इफ यू आर अंडर सैफ और अंडर पीसीए। सेट अ गोल। और पीसीए में अपार्ट फ्रॉम द एक्शन एंड एक्शन प्लान देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई फील आई शुड अचीव योर अटेंशन। T1 बैंक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब T2, T3 और T4 बैंकों के लिए है। वो आपके किसी भी बंदे को घर बिठा सकते हैं, whether he is a director or whether he is a management personnel। क्योंकि रिजर्व बैंक ये ध्यान में आया है कि जब भी बैंक कोई ऐसी डिफिकल्टी में आती है, डायरेक्टर्स बहुत झगड़ते हैं आपस में। उसको उन्होंने एक डेफिनेशन भी लिया है, इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो विजिबली ये मत होने दीजिएगा। तुम्हारा सीईओ और एमडी, उसको अगर ये इसमें प्लान बनाना नहीं आता है, ही डजंट हैव एक्शन प्लान, रिजर्व बैंक कैन रिप्लेस। ये बीआर एक्ट के 2020 के अमेंडमेंट का कमाल है, जो वाया पीसीए इट हैज कम नाउ। दे कैन फोर्स यू टू गो फॉर एन अमलगमेशन। लिखा ऐसा नहीं है, वो सेंटेंस का मतलब इस तरह से लगता है कि जो एक्शंस होंगी उसमें अगर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, जो आपके फाइनेंशियल पैरामीटर्स गिर गए हैं वो अगर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, तो सेक्शन 45 ऑफ बीआर एक्ट they can take you to the resolution either by amalgamation or reconstruction. So the second word is reconstruction. ये जो रिकंस्ट्रक्शन का मामला है, मुंबई में एक बैंक है जिसके बारे में रिकंस्ट्रक्शन की चर्चा हो रही, बड़ी बैंक है, दे आर टेकिंग इट टू रिकंस्ट्रक्शन। वो जिसके बारे में हमारे घैसाजी साहब हमेशा बोलते हैं, जब बैंक ऐसी डिफिकल्टीज में है, हैंड होल्डिंग रिजर्व बैंक ने करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जितनी भी बैंक शेड्यूल है उनके लिए रिजर्व बैंक हैंड होल्डिंग करती है, नॉन शेड्यूल के लिए करती नहीं है। तो आपको शेड्यूल बैंक बन जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तुम जो आपको याद होगा, आपके रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन में आपका जो रिजर्व बैंक का बंदा आता है वो आपको पूछता है कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है भाई। तुम लिख के देते हो बड़े शान से, बोर्ड में लेके रिजॉल्व करके दे देते हो उसको। वो यहाँ पे लाया उन्होंने, तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल है ना वो ढंग का नहीं है, हम चेंज करते हैं। दे कैन डू इट। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट टिपिकली द कम्युनिटी बैंक। मेरा ये इंटरप्रिटेशन उसका यही है। आप जिस तरह से काम कर रहे हो ना, ये काम करने का जो आपका तरीका रहेगा, आपके जो स्टाफ मेंबर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, इनके काम करने का तरीका, ये फाइनेंशियल नंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
can get the same audited independently at your cost and force you to change certain methods. आपके बोर्ड पे वो 2 बंदे लाके बिठा सकते हैं डायरेक्टर करके. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ डायरेक्टर एंड देन इट इज़ वर्चुअली ओपन. तो एडिशनल डायरेक्टर लाने का उसमें है, आप पूरा बोर्ड आपका सुपरसीड हो सकता है, जो सैप में नॉर्मली नहीं होता था. बिल्कुल ये गया गुजरा बैंक है तो वो सुपरसीड का एक ही रास्ता था जो महाराष्ट्र में था. महाराष्ट्र का सेक्शन 110A जो है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड राइट टू द रजिस्ट्रार एंड देन रजिस्ट्रार वुड इशू द ऑर्डर अंडर सेक्शन 110 ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. गुजरात में कोई दूसरा सेक्शन होगा क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा सेम एक्ट है. कर्नाटक, आंध्र, देयर आर वेरिएशंस. तो सेक्शन 110 की जगह सेक्शन 109 होगा, जो भी है. अब ऐसा नहीं है ना सर. दे कैन सिंपली रिप्लेस यू. क्योंकि बीआर एक्ट के अमेंडमेंट के बाद में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बोर्ड हम इलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रार इलेक्ट करेगा, देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्शन. नो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन कंडक्ट इलेक्शंस. ये जो पावर्स रिजर्व बैंक के बात आई है, पास में आई है, इसके लिए वो 12 महीने का समय देना चाहेंगे. 12 महीने में अगर आप सुधरते नहीं हो तो ये सब पीछे लगने वाला है. ये जो हार्श टर्म्स हैं मैं सब पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. जो मराठी में एक प्रवर्ब है, उसको हम बोलते हैं दुष्काळात 13वां महिना. यानी साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब अकाल आता है तो ऐसे लगता है कि 1 महीना और बढ़ गया साल का. दैट इज दुष्काळात 13वां महीना. उसका मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारा जो एनपीए का प्रोविज़न होता है, आप तो जानते हैं 10%, 20%, D1, D2 जो परसेंटेज है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके बारे में रिमूव कर सकती है. वो कहेंगे कि ये सब एसेट को 50% करो, ये सब एसेट को 75% करो, ये सब एसेट को 100% करो. दे कैन प्रिस्क्राइब हायर प्रोविजनिंग विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन टू यू. दिस इज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट. और फिर कॉन्सेंट्रेशन के बारे में वो ये कहते हैं कि आपकी जो नॉन बैंकिंग एसेट्स वगैरह होंगे उसको आप बेचो. जहाँ पे ज़्यादा एनपीए है वो सेक्टर को आप लेंडिंग ना करें. डिपॉजिट बढ़ाने पे आपको रिस्ट्रिक्शन आएगा. नॉन क्रेडिट एसेट क्रिएशन पर रिस्ट्रिक्शंस आएगा. ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिए हैं. 5 पन्ने का सर्कुलर रिस्ट्रिक्शन पढ़ लो, डर लगता है. कहने का मतलब क्या है, साफ में हो, T1 में हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अभी चिंता क्यों नहीं करनी है T1 वालों को? 896 बैंक है T1 में. अभी इसमें से 400 साफ में है. रिजर्व बैंक के पास इतने बंदे ही नहीं है कि 400 बैंकों का क्लोज सुपरविजन कर सके. दे डू नॉट हैव पीपल. ये हो गया पॉजिटिव मीनिंग उसका. तो हमें पॉजिटिव मीनिंग इसलिए कि हमें समय मिलने वाला है T1 वालों को. T2 और T3, T4 ये तो 1 अप्रैल से चले जाएंगे PCA में, अगर आप साफ से बाहर नहीं आते हो तो. लेकिन अगर आपका CEO, MD या सीनियर स्टाफ प्रॉपर प्लान करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी करते हैं, प्रॉपर एक्शन लेते हैं, लेट मी टेल यू, द स्कोप ऑफ डिविएशन इवन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स इज नील. क्यों नील है? Nobody will go beyond the circular that has been issued. This circular is virtual input. I mean, उन्होंने ये डिटेल में निकाला है. आप कमर्शियल बैंक का प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का सर्कुलर देखो, 2 पन्ने का है. ये हमारे लिए उन्होंने 6 पन्ने का निकाला है. और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर कमर्शियल बैंक्स इज देयर सिंस 2011. ये पीसीए के सर्कुलर के बाद ही, जब तुम्हारे रघुराम राजन ने एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था 2017 में, तभी आपने कमर्शियल बैंकों के जो एनपीएस थे वो 17%, 22% यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जो कलकत्ता बेस्ड थे, 37% एनपीए हो गए थे. बैंक बंद नहीं किया, गवर्नमेंट ओन्ड है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा डाइवर्शन हो गया तो आप हमें पनिश करते हैं. 2 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8,600 करोड़ का डाइवर्शन निकाला, कुछ नहीं किया रिजर्व बैंक ने. मेरा बैंक होता तो मेरा गला ही कट जाता था. बट दे आर कमर्शियल बैंक, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे हैव डिफरेंट लॉजिक्स.
So this is all about PCA. मुझे लगता है कि within the stipulated time I have tried to talk to you. I'll give you 10 minutes if at all you have question and try to address all of you the way the way my capabilities are. Thank you so much. नमस्कार, I am Divyesh Chovatia, Sri Rajkot District Cooperative Bank, Gujarat. My Please, question regarding the circular inoperative issued by RBI on 1st January 2024. Sir, you said that we have to send the letter to the registered AD. In case the letter is returned to the bank, then you told that it is a matter of investigation. Then what bank should take a step to investigation? Can you elaborate this? सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक का सर्कुलर कह रहा है. मैंने आपको सिर्फ बताया. अभी उसमें क्या है, आई टेल यू व्हाट. ये रिजर्व बैंक वाले भी ना हमारे सब दोस्त है, बड़े बुजुर्ग है. कई बार सर्कुलर निकाल देते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटीज का कोई कनेक्ट नहीं होता. अरे यार तुम्हारे बंदे को भेजो, एक रिपोर्ट लिखवा दो. हमने सब इंक्वायरी करी और बंदा यहाँ पे रहता ही नहीं है पिछले 10 साल से, अब क्या करेंगे? सो यू हैव टेकन एडिक्वेट एफर्ट्स. अभी इसमें कॉस्ट कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो चाहते हैं. क्यों चाहते हैं? जो हमारे अभी शिंत्रे साहब बता रहे थे, इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट्स इज वन ऑफ द फ्रॉड प्रोन एरियाज एंड देयरफॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी क्रिटिकल ऑन दैट. अगर तुम्हारे एफर्ट्स, एवरी क्वार्टरली एफर्ट्स है, तुम SMS भेजते हो, लेटर रिटर्न आने के बाद रिपोर्ट करते हो, एक बार रिपोर्ट होने के बाद में वो अकाउंट पक्का वहाँ पे नहीं है, तुमने इंश्योर कर लिया कि लेटर उसका रिजेक्ट हुआ, कल जाके वो आ गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स. उसका मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली ये आता है. उन्होंने जो लिखा है वो मैंने आपको बताया. मतलब हमें देखना है कि बैंक हमें चलानी है यार. मैं हमेशा कहता हूँ विथ काइंड एक्सक्यूजेस फ्रॉम माय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेंड, ये रिजर्व बैंक के जितने भी बंदे हैं ना, इनको यार हमारे एक ब्रांच में या फिर हमारे बैंक के ऑफिस में चलाने को बोलो ना. क्योंकि हमारे बैंकों की खासियत ऐसी है कि छोटे से छोटा मेंबर जाके चेयरमैन की जान खाता है और कोई उसको रोक नहीं सकता. दिस इज द ब्यूटी. हम छोटी बैंक है, हम छोटे ही रहना चाहते हैं. और जैसा लक्ष्मीकांत जी ने बताया कि अगर आप छोटे हैं, वी वुड लाइक टू फोकस ऑन स्मॉल बैंक एट NUCFDC. ये पक्का आप ध्यान में रखिएगा. विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एवरीवेयर. तो ये मैं आपका समाधान नहीं कर पाऊंगा. इसकी वजह ये है कि वो सेंटेंस ही ऐसा है. मैं पढ़ के सुनाऊं? शायद मेरे पास सर्कुलर नहीं होगा अभी, लेकिन आप जाके पढ़िए वो सर्कुलर जनवरी का. Sir, alternatively we can write the history behind the letter that what bank should take on the steps or this might be. अरे यार शॉर्टकट मत मारो ना. तुम एक फॉर्मेट तैयार करो अच्छे से, नाम पता, कौन गया, कौन ऑफिसर क्या गया, करो, लिख दो, रख दो. रिजर्व बैंक का ऑफिसर आएगा 8 दिन के लिए. आपने उसको ऐसे 100 लेटर बता दिए ना, वो कहेगा कि यार कंप्लाई हो गया. दे डोंट हैव टाइम. रिजर्व बैंक का इंस्पेक्टर आपके पास 8-10 दिन, बड़ी बैंक होगी तो 17 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं. और वो क्या करके आते हैं तुमसे, आई डू नॉट नो, स्मॉलर बैंक से नहीं, लेकिन जो T3 और T4 की बैंक से, इनसे डेटा लेते हैं. बराबर है ना? डेटा आपको पेनड्राइव में डेटा देना पड़ता है बिफोर दे कम फॉर इंस्पेक्शन. वंस दे टेक द डेटा फ्रॉम यू, हम लोग उन्हें अंधों के जैसा डेटा देते हैं. इसका मतलब क्या है मालूम है? अगर वो रिजर्व बैंक का ऑफिसर आके मेरे बैंक में मुझे पूछता है कि ये अकाउंट निकालो, वो अकाउंट निकालो, वो अकाउंट निकालो, डेटा मैंने ही दिया है, लेकिन उसको डेटा देने के पहले मुझे वेरीफाई करना चाहिए कि मेरे डेटा की एक्यूरेसी क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है. वो अगर मैं कन्फर्म कर पाऊंगा, टेक माय वर्ड, आई हैव डन दिस. रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन रिपोर्ट में क्या आएगा कि तुम्हारा जो कस्टमर कंप्लेंट बॉक्स का जो धूल है ना, वो आपने साफ नहीं किया है, तुम्हारा ATM का रीलिंग नहीं है, तुम्हारा इंस्पेक्शन का रिपोर्ट का दिशा ही पूरा बदल जाएगा. और ये जो मैं कह रहा हूँ कि डेटा डंप आप देते हो ना, तो ये जो कंप्यूटर ऑडिट करने वाले बंदे होते हैं, कोई भी CA को पूछे, राजकोट में तो बहुत लोग हैं, तुम्हारा वो मुझे नाम नहीं है, राजकोट का एक अच्छा CA है, वो आपको डेटा डंप का एनालिसिस करके दे सकता है बॉस. राजकोट नहीं है, राजकोट अर्बन वाले यूज़ भी करते हैं उसको, तो आप भी यूज़ करो. तो तुम क्या हाँ सर, मुझे लगता है कि इतना ही मैं जवाब दे सकता हूँ. ओके, थँक यू सर. थँक यू सर. तुमचे मी व्हिडिओज नेहमी बघतो
तर आता जे आपली सुरुवातीला चर्चा केली आपण अबाव लाईन आणि बिलो लाईन, तर बिलो लाईनमध्ये आम्ही जी तरतूद केली आहे BDDRमध्ये त्याचा इफेक्ट मिळणार का नाही पुढे? कारण तेव्हा हे सर्क्युलर नव्हतं, तेव्हा त्या तरतुदी झालेल्या आहेत, त्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मी त्याचं आता पुढे काय भविष्य आहे? मी थोडक्यात सांगतो काय. हेलो सर. हाँ सर कोई अकाउंट सर हमको सेल करना है, NPM है और वो बाई दियो सेल नहीं हो रहा है, तो हम उसको बैंक के लिए नॉन बैंकिंग एसेट के नाम से परचेज कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा क्लियरली बताएं. सर, मैं इनका जवाब देता हूँ, फिर आप मुझे रिमाइंड करना, मैं उसका भी थोड़ा जवाब दूंगा. हमें सारस्वत को सुनना है, कोई भी हॉल छोड़ के नहीं जाने वाला है, बिकॉज दे आर दी स्पॉन्सर्स, सो वी हैव टू वेट. सर बहुत सीजन बैंकर है, इसलिए वो जानते हैं कि वो सर्कुलर का मतलब क्या है. जैसे सर मैंने आपको बताया कि बैंक क्या करती थी, बैंक BDDR का प्रोविज़न जो रिजर्व बैंक का इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि जितना भी रिक्वायर्ड प्रोविज़न है वो आपको पूरा P&L अबाउ द लाइन डेबिट डालना है. अभी अबाउ द लाइन का मतलब क्या है, कई डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको, वो इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस में डेफिनेशन है. अबाउ द लाइन का मतलब है आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कंप्लाई करते हो. अभी इसका मतलब क्या हुआ कि नेट प्रॉफिट आपका जो आता है वो निकालने के पहले जितने भी आपके खर्चे पानी है, जितने भी आपके रिक्वायर्ड प्रोविजन है, वो करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट लाना है. सो दैट इज प्रॉफिट अबाउ द लाइन. अभी उसके बाद में आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, डिविडेंड तो P&L को डेबिट नहीं डालते हो, प्रॉफिट नीचे लेके आते हो और फिर उसमें से डिविडेंड देते हो जो भी आपका डिसाइड होगा EGM में. तो डिविडेंड का जो अब डिक्लेरेशन आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, दैट इज बिलो द लाइन. अबाउ द लाइन P&L जो नेट प्रॉफिट आपका आता है टैक्सेशन का प्रोविजन करने के बाद जो आता है दैट इज अ प्योर नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5. अब बैंक हमारी जो है ना बहुत छाणी है. जहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोविजन 10 करोड़ का करना है तो वो क्या करती थी, 8 करोड़ का रुपया P&L में डेबिट डाल दिया रिक्वायर्ड प्रोविजन करके और 2 करोड़ अप्रोप्रिएशन में से निकाला. उसका मतलब क्या हुआ कि तुम मेंबर को बता सको कि हमने प्रॉफिट कर दिया है और बाद में हमें नेट NPA 3% नीचे लाना है, तो हमने उसका कोई भी नाम देके एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, कई बैंकों में उसको BDDF कहा जाता है, कई बैंकों में एडिशनल प्रोविजन कहा जाता है. तो उससे क्या होता है, तुम्हारा मेंबर भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा P&L अच्छा. तो रिजर्व बैंक ने पिछले 3-4 साल से ये सब्जेक्ट लिया. आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे पता नहीं. 2 साल पहले एक कॉलेज ऑफ सुपरविजन रिजर्व बैंक ने चालू किया, आपने सुना भी होगा. ये जो कॉलेज ऑफ सुपरविजन है ना, रिजर्व बैंक के ऑफिसर को इंस्पेक्शन कैसा करना है ये सिखाता है. तो उसमें हमारे बहुत सारे CA गए, एक वेरी सीनियर CA ही वेंडर, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में उसने बोला. ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं. बताने के बाद ये सवाल निकला उसमें कि यार ये नीचे से करते, तो मेरी बैंक भी करती थी, आपके मैं भी कोऑपरेटिव बैंक में ही सही हूँ ना, तो मैंने क्या गलती की मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है. तो हम क्या करते थे, ऐसे ही BDDF अप्रोप्रिएशन में से निकाल के उसका नेट NPA करते थे. और उसका डिफेंस हमारा क्या होता था, आपका अगर काम करने वाला बंदा होगा तो आपका एक ऑफ साइट सर्वेलेंस रिटर्न रिजर्व बैंक को जाता है हर क्वार्टर में, और वो ऑफ साइट सर्वेलेंस रिटर्न में एक कॉलम है, उसमें वो कहते हैं कि ऑल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, ऐसा एक कॉलम होता था. तो हम लोग क्या करते थे, उसमें से बिलो द लाइन लाया हुआ BDDR और ऊपर का BDDR दोनों क्लब करके उसमें बताते. ये 6 साल चल रहा था, किसी को ध्यान में नहीं आया, रिजर्व बैंक में भी किसी को ध्यान में आया. धीरे धीरे समझ में आने लगा उनको. अब हुआ क्या इसमें कि इन्होंने 2021 या 22 में एक सर्कुलर निकाला, बड़ा 20-25 पन्ने का सर्कुलर है. वो क्या कहता है सर्कुलर कि भाई तुमको किसी भी रिजर्व या फंड को हाथ लगाना है तो मुझे पूछो, मुझे पूछे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो. इसलिए इस साल 2 सर्कुलर आए. एक आया डिविडेंड इक्वलाइजेशन का, जो हिस्टोरिकली हम करते थे उन्होंने बंद करवा दिया और आपको एक लॉलीपॉप दे दिया कि आप इसको T1 में क्लासीफाई करो.
अब ये जो आया है, इन्होंने ये कहा कि हम लोग सालों साल गलती कर रहे हैं, तो आपके बुक में जो BDDR है उसको आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझो 10 करोड़ का BDDR है, वो 10 करोड़ का पिछले 10 साल में आपने कैसे इकट्ठा किया है वो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा? जो P&L से डेबिट डाल के कितना आया है, नीचे से कितना आया है, समझ में आ गई बात? वो बाइफरकेट करने के बाद नीचे से आया हुआ जो आपका ये है BDDF है, यानी बिलो द लाइन आया हुआ BDDR है, वो आपको रिवर्स करना है। इट्स अ करेक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिछले 20-25 साल से है, रिजर्व बैंक के भी ध्यान में नहीं आया था, तो उन्होंने क्या कि वी आर गिविंग यू वन टाइम कंसेशन। बैंकों की बहुत अलग अलग स्टोरियाँ है। एक बैंक ऐसी है बड़ी, 300 करोड़ का BDDF कर चुके हैं, उनका प्रॉफिट है 100 करोड़ का। अगर वो इस साल अब P&L अप्रोप्रिएशन में से 300 करोड़ डेबिट डालेंगे तो डिविडेंड क्या देंगे? अच्छी बैंक है, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दी एग्जाम्पल? बैंक के पास डिविडेंड देने के लिए पैसे नहीं है, ये परिस्थिति आई है। मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडिविजुअल, मेरा ईमेल आपके पास है, आपको अगर इसमें कोई अकाउंटिंग करने की समझने की परेशानी हो, आप क्या करना चाहते हो लिख के बताइएगा, मैं मेरा ओपिनियन दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कोर्ट में नहीं घसीटोगे। आई विल गिव यू फ्री ओपिनियन बट यू विल नॉट टेक मी टू द कोर्ट कि मैंने गलत एडवाइस दिया, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आई शुड हेल्प यू आउट। तो सावजी सर, मुद्दा असा या सगळ्या विषयामध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे, ते का सांगतो मी अजून थोडंसं तुम्हाला कन्फ्यूज करतो, कारण मी स्वतः कन्फ्यूज झालेलो आहे। हे वरती गेल्यानंतर 1 एप्रिल 2025 पासून काय, पॉईंट नंबर 1। पॉईंट नंबर 2, रिझर्व्ह बँकेने ह्याचा टॅक्सेशन इम्पॅक्ट काढलाच नाही आहे। मी जे 7.5% P&Lला डेबिट टाकून घेतो, जे आता 8.5% झाले आहेत, ते मी याच्यावरती घेऊ का? रिझर्व्ह बँक काय म्हणत नाही। आता काय होणार आहे, तुमच्याकडे सगळ्या ठिकाणी सॉरी मी मराठीत बोलतोय क्योंकि उनका स्पेसिफिक सवाल है, इसलिए मैं मराठी में बोल रहा हूँ। रिजनल इन्कम टॅक्स वाले काय करतील आपल्याला माहिती नाही आहे, म्हणजे हा टॅक्सेशनचा बेनिफिट तुम्ही घेऊ शकणार का? 8.5% ऑफ युअर टोटल इन्कम, कारण तुम्ही खाल्लं पुन्हा रिव्हर्स केला आहे। माझ्याकडे नाही उत्तरायचं, त्यामुळे माझं स्वतःचं स्पष्ट, मेरा पक्का ये सवाल है, आपके अकाउंटिंग एंट्रीज आप कीजिएगा, तुम्हारा जो SSM है उसको लिखिएगा, उसको जवाब देने के लिए कहिएगा, क्योंकि वही तुमको आगे जाके लटकाएगा। लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल, लेट देम बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आई विल हेल्प यू, मुझे कोई वो तकलीफ वाली बात नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे होगा, आई विल हेल्प यू। सर NBA के बारे में क्या पूछ रहे थे? सर मतलब हम जो सेल करना चाहते हैं NPA एसेट और बायर नहीं मिलता है, तो क्या बैंक खरीद सकती है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से? उसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। थोड़ा नहीं है वो, बहुत बड़ा डिटेल है वो। मैं आपको समझाता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल, आप अगर उसको NBA करके बेचना चाहते हो, रिजर्व बैंक को जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस यू नो ना, पीलिया, मराठी में उसको काविल बोलते हैं। रिजर्व बैंक आपकी बैलेंस शीट को पीली आंखों से देखेगी। टालो, टाल सकते हो, टालो। करना कैसा है पक्का बताऊंगा। सर एक प्रश्न है कि अभी कोई बैंक के पास करंट समझो प्रॉफिट कम है और डिविडेंड देना चाहती है, तो अब क्या रास्ता है ये सब सिनेरियो में? रिजर्व बैंक के पास जाओ यार, वही मैं भी जवाब नहीं दे सकता हूँ। आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतनी डाइसी एरिया है, और मेरा ये मानना है कि आप अगर रिजर्व बैंक का सर्कुलर पढ़ोगे ना, मैं अभी जोशी साहब को बोल रहा था कि ये जो सर्कुलर है ना, मैथमेटिकल सर्कुलर है। क्यों बोलता हूँ मैथमेटिकल है? आपको दूसरे इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं है, इतना स्ट्रेट लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप वो बिल्कुल डिफॉल्टर का जो सर्कुलर पढ़ो, ब्यूटीफुल सर्कुलर, ब्यूटीफुल। अगर आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ो। आपका तो T3 में बैंक आता है, आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो रिजर्व बैंक आएगी फिर से। आपकी बैंक 1600-1700 करोड़ के ऊपर है, तो यू विल हैव टू डू दैट।
सर मुझे लगता है वो सारस्वत वालों को बुलाएंगे हम। एनीवे, थैंक यू सो मच।